हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम ल्यूक केज सीरीज की आगे की कहानी के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ल्यूक केज की सच्चाई अब सिर्फ हार्लेम वासियों को ही नहीं पूरे न्यूयॉर्क को पता चल गया है। अब एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्लेयर, जिसे हमने डेयरडेविल की सीरीज में देखा था, वो हार्लेम आई है और हार्लेम आते ही उसका सामना एक चोर से होता है जो उसका बैग लेकर भाग रहा था, लेकिन क्लेयर उसे पकड़कर उसकी अच्छी खासी पिटाई कर देती है। दूसरी तरफ हम कॉटनमाउथ को देखते हैं जो बहुत परेशान था क्योंकि उसकी रास्ते की रुकावट एक सुपर हीरो बन गया है। यही बात उसके साथी उसे बता रहे थे, तो वो अपने ही एक साथी को गोली मारकर बाकी बंदों को समझाता है कि वो सबको लूटना चालू करें, वो भी ल्यूक केज का नाम लेकर। अब कॉटनमाउथ की बात मानकर सारे बंदे हार्लेम के लोगों को लूटने निकल पड़ते हैं और वो सभी लोगों को लूटते हुए ल्यूक केज का नाम ले रहे थे। इसी दौरान कुछ एशले की शॉप पर आकर उसे लूटने लगते हैं। अब एशले के पिता बहुत ही मशहूर बेसबॉल प्लेयर थे और उन्हें सम्मान के तौर पर एक रिंग मिली थी जिसे एशले के पास से वो लोग चुरा ले जाते हैं। इधर ल्यूक और फिश बार्बर शॉप में सूट का माप दे रहे थे क्योंकि पॉप के फ्यूनरल में जाने के लिए उनके पास सूट्स नहीं थे। अब वो दोनों टेलर को माप दे ही रहे थे कि वहाँ गुस्से में एशले आ जाती है और ल्यूक को सारी बात समझा देती है कि पूरे हार्लेम में कुछ बंदे उसका नाम लेकर लोगों को लूट रहे हैं, जिसमें वो बंदे उसके डैड की रिंग भी ले गए। अब ये सुनकर ल्यूक उसे शांत करता है और समझाता है कि वो उसकी रिंग वापस ला देगा और शॉप से बाहर निकलते ही कई लोग ल्यूक को घेर कर उसे बताने लगते हैं कि उन्हें भी लूटा गया है। इसलिए वो एक लड़की के साथ उन बंदों की बैंड बजाने निकल पड़ता है जिन्होंने उनसे पैसे लूटे थे। एक एक करके वो सभी बंदों की पिटाई करके उनसे लोगों के पैसे वापस ले समझा रहा था कि अगर उन्होंने कभी भी उसका नाम लिया तो वो उनकी पिटाई इस कदर करेगा कि वो सब अपना नाम तक भूल जाएंगे। अब जब ल्यूक वापस जा रहा था तो रास्ते में उसे कॉटनमाउथ का बंदा एम्बुलेंस में दिखता है। इस बंदे को एशली ने मारा था क्योंकि वो भी अकेले ही अपने डैड की रिंग को ढूंढ रही थी। वहीं ल्यूक को मिस्टी और स्कार्फ भी मिलते हैं जो उसे हार्लेम में लड़ाई झगड़ा करने से मना करते हैं, पर ल्यूक उन्हें इग्नोर करके वहां से निकल लेता है। उधर क्लेयर अपनी मॉम के रेस्टोरेंट में पहुंचकर उन्हें बताती है कि रास्ते में उसका पर्स चोरी हो गया था, इसलिए उसे थोड़ा लेट हो गया। इसके बाद दोनों माँ बेटी वहीं पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगते हैं कि क्लेयर न्यूयॉर्क को छोड़कर यहाँ क्यों आई है। तब क्लेयर उन्हें बताती है कि हाल ही के दिनों में उसे एक ऐसा शख्स मिला था जो अंधा होते हुए भी बहुत कुछ देख सकता था क्योंकि उसकी बाकी के सेंसेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं उसे एक और बंदा मिला था जिस पर किसी गोलियों तक का असर नहीं होता। वैसे मैं आपको बता दूं कि क्लेयर अभी डेयरडेविल और लूक की ही बात कर रही है और वो कंफ्यूज है कि क्या उसे सुपर ह्यूमंस की मदद करनी चाहिए क्योंकि जब वे लोग घायल होते हैं तो उन्हें किसी भरोसेमंद डॉक्टर की जरूरत होती है। क्लेयर के इस फैसले पर उसकी माँ उसका सपोर्ट तो करती है, लेकिन उन्हें भी डर था कि क्लेयर के लिए मुसीबतें न बढ़ जाएं। दूसरी तरफ शेड्स कॉटनमाउथ को समझा रहा था कि भाई तुम्हारी अब अच्छे से लग गई है, इसलिए उसे हार्लेम छोड़ देना चाहिए, पर कॉटनमाउथ अरियल किस्म का इंसान है तो वो हार्लेम को नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि वो यहीं पर पैदा हुआ है और यहीं बड़ा हुआ है और यहीं उसकी लेगेसी है। तभी वहाँ ल्यूक आता है और कॉटनमाउथ को समझाता है कि अगर उसके आदमियों के मुंह से उसका नाम कभी भी निकला तो वो उसे खत्म कर देगा। ये सुनकर कॉटनमाउथ के सभी बंदे ल्यूक पे हमला करते हैं तो ल्यूक एक एक करके सबको बहुत मारता है। गोलियों का भी ल्यूक पर कोई असर नहीं होता और सबको मारने के बाद वो दोबारा से कॉटनमाउथ को धमकाकर बाहर से चला जाता है। ल्यूक को ऐसे लड़ते देखकर शेड्स उसे पहचान जाता है कि वो कार्ल लुकास है जिसे वो जेल में मिला था, पर शेड्स हैरान था कि कार्ल अभी तक जिंदा कैसे है। कॉटनमाउथ शेड्स को ल्यूक की पास्ट लाइफ के बारे में कुछ बताने को बोलता है, जिसके बाद शेड्स उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें दो लोग एक बुलेट की टेस्टिंग कर रहे थे। अब वो बुलेट इतनी मजबूत थी कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने के बावजूद भी उस आदमी के चिथड़े उड़ा देती है। शेड्स उससे बताता है कि जिस मेटल से इस बुलेट को बनाया गया था वो अर्थ का है ही नहीं। वैसे लोग उसे द इंसिडेंट बुलाते हैं, लेकिन आमतौर पर ये जूडस के नाम से ही फेमस है क्योंकि इस बुलेट से जूडस भगवान को भी मारा जा सकता था। अब कॉटनमाउथ भी ल्यूक को मारने के लिए कुछ ऐसे ही हथियारों की तलाश में था, इसलिए वो शेड्स से इस बुलेट को खरीदने को बोलता है। लेकिन जब शेड्स उसे एक बुलेट की कीमत बताता है तो कॉटनमाउथ के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। लिटरली ये बुलेट इतनी महंगी थी कि कॉटनमाउथ के बार जैसे 3-4 बार बिक जाएंगे, पर शेड्स उसे बताता है कि अगर वो डायमंड गैंग से बुलेट को मांगेगा तो वो लोग उसे दिला देंगे, लेकिन बदले में उसे हार्लेम का कंट्रोल उन्हें देना होगा। ये सुनकर कॉटनमाउथ भी समझ चुका था कि उसकी दोनों तरफ से लग चुकी है। वो अगर ल्यूक को मारने जाएगा तो भी हार्लेम उसके हाथों से जाएगा और ल्यूक को
ठिकाने नहीं लगाया तो भी हार्लेम उसके कंट्रोल से चला जाएगा। फिर भी वो शेड्स को बुलेट्स वालों से बात करने को बोलता है, क्योंकि जिस तरह के हालात से कॉटनमाउथ गुजर रहा है वैसे में उसे जल्द ही कोई न कोई फैसला लेना होगा। उधर पुलिस स्टेशन में मिस्टी से उसके सीनियर मिलकर उसे बताते हैं कि उन्हें शक है कि स्कार्फ कॉटनमाउथ से मिला हुआ है और उसी ने चीको को भी मारा है, क्योंकि लास्ट टाइम स्कार्फ ही चीको के साथ था। अब उनकी बातों पर मिस्टी को भरोसा नहीं था तो वो उनकी बात नहीं मानती और दोबारा स्कार्फ के साथ बैठकर डिनर करने लगती है। अगली सुबह हम ल्यूक को देखते हैं जो अपने फटे सूट में उन लोगों को ढूंढ रहा था जिन्होंने एशली के पिता की रिंग चुराई थी, और वो लोग उसे एक पार्क में मिल जाते हैं जहां एक बार फिर से ल्यूक अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हुए सबको मारता है और एंड में उनके हेड को पकड़कर उससे वो रिंग लेते हुए समझाता है कि अगर उसने दोबारा कभी किसी को लूटा तो वो उसे ढूंढकर इतना पीटेगा कि वो भीख मांगकर खाने तक के काबिल नहीं रहेगा। वहीं पार्क के बाहर स्कार्फ अपने कैप्टन के साथ बैठा हुआ था, क्योंकि स्कार्फ की ही तरह कैप्टन भी कॉटनमाउथ के लिए काम करता है। वैसे इन दोनों को कॉटनमाउथ स्पेनिश गैंग के लीडर डिमिगो की गन्स को सबूतों में से गायब करने का काम दिया गया था। अब डिमिगो की गन्स पुलिस वालों के हाथ तब लगी थी जब चीको, डोमिनिक और सामी ने उनके ऊपर हमला किया था। वहीं दूसरी ओर हम कुछ ऑफिसर्स को देखते हैं जो हैमर इंडस्ट्री के बनाए गए हथियारों को कहीं ले जा रहे थे और ये डिमिगो की ही गन्स थी। इधर ल्यूक एशली की शॉप पर उसे उसके डैड की रिंग देने आया था, पर उसे वहाँ पर एशली की जगह उसके डैड एडी मिलते हैं जो हार्लेम में हो रही गुंडागर्दी को अपना चुके थे, और वो ल्यूक को समझाने लगते हैं कि उन्होंने एशली को मना किया था कि स्पोर्ट्स शॉप की जगह कोई जर्नल शॉप खोल ले, पर उसे हार्लेम को बदलना था और वो चाहती थी कि बच्चे एडी के ऑटोग्राफ वाले स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स खरीदे और समझे कि वो भी इस दुनिया में अपना नाम कर सकते हैं। एशली की अच्छी सोच को ल्यूक ने समझ लिया था, पर अफसोस उसके पिता एडी ये बात कभी नहीं समझ पाए, और तो और उन्होंने तो खुद को लूजर मान लिया था। इधर क्लियर रेस्टोरेंट में बैठी थी, तभी वो न्यूज में ल्यूक को देखती है तो उसे एक कस्टमर से पता चलता है कि ल्यूक पॉप के बार्बर शॉप में ही रहता है। इसके बाद हम मिस्टी, एशली, फिश, कॉटनमाउथ शेड्स के साथ बहुत सारे लोगों को चर्च में देखते हैं जहां वो सब पॉप के फ्यूनरल में आए थे। इधर स्कार्फ ने डिमिगो के गन्स को चुरा लिया था, लेकिन वो इसकी खबर कॉटनमाउथ को नहीं देता। इधर चर्च में एक शख्स पॉप के लिए अंतिम शब्द बोल रहा था, तभी वहाँ ल्यूक एशली को ढूंढते हुए आता है, क्योंकि एशली कॉटनमाउथ को मारने के लिए गन लेकर आई थी। तो ल्यूक उसे उसका हाथ उसके पर्स से निकालने को बोल उसकी गन को दबाकर एक बॉल बना देता है। वहीं कॉटनमाउथ पॉप के बारे में स्पीच देने जाता है तो वो सभी लोगों को बताता है कि पॉप भी उन महान लोगों में से हैं जिन्होंने हार्लेम की नेगेटिविटी को छोड़कर खुद के कैरेक्टर को इतना अच्छा बनाया कि वो हर बच्चे के लिए इंस्पिरेशन बने। यही वो सबको इनडायरेक्टली बता रहा था कि जिस बंदे ने पॉप के ऊपर गोली चलाई उसको उसने मार दिया है। साथ ही में वो सभी लोगों से प्रॉमिस करता है कि वो सबको बाहरी खतरों और बाहरी अनजान लोगों से बचाएगा। उसकी स्पीच सुनकर कुछ लोग ताली बजाते हैं। फिर स्पीच की बारी आती है ल्यूक की। ल्यूक सबको पॉप की सोच बताता है कि कैसे वो छोटे छोटे बच्चों को अपनी शॉप में आने देते, क्योंकि वो उन्हें उन लोगों को दिखाना चाहते थे जो सूट पहनकर ऑफिस जाते हैं, ताकि सभी बच्चों का हौसला मिल सके कि वो भी सक्सेस हो सकते हैं। पॉप मानते थे कि वो सभी डायमंड्स हैं, क्योंकि डायमंड भी गंद में हाई प्रेशर के माहौल में पाए जाते हैं और जब हम उन्हें पॉलिश करते हैं तो वो डायमंड बनकर चमकने लगते हैं। पॉप को हार्लेम में नहीं, हार्लेम के लोगों में विश्वास है, क्योंकि जब तक हम शेल्फिश होकर खुद की प्रॉब्लम्स को देखते रहेंगे तब तक हमारा समाज तरक्की नहीं कर पाएगा, और जब हम अपने आसपास के रह रहे लोगों की प्रॉब्लम्स को भी समझेंगे तो सबका ग्रोथ होगा। अब इन्हीं सब में ल्यूक ने कॉटनमाउथ पे कटाक्ष कस दिया था। ल्यूक की स्पीच सुनकर सभी लोग ताली बजाते हैं। इसके बाद ल्यूक एशली को उसके डैड की रिंग लौटा देता है। अब चर्च से बाहर निकलते टाइम भी ल्यूक कॉटनमाउथ के पास जाकर उसका मजाक उड़ाता है, जिसके बाद रास्ते में उससे मिस्टी ज्वाइन करके समझाती है कि उसे कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन ल्यूक उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से निकल लेता है। आगे हम देखते हैं कि लोग रेडियो पर आकर ल्यूक केज का साथ देकर उसे हार्लेम का हीरो मानने लगे हैं और उन सब की बातों को ल्यूक जॉगिंग करते हुए सुन रहा था। वहीं शहर की दूसरी ओर कॉटनमाउथ स्कार्फ से मिलता है, क्योंकि स्कार्फ के पास डिमिगो की गन्स थी। अब स्कार्फ को इस काम के लिए 10 लाख रुपए चाहिए थे, लेकिन कॉटनमाउथ उसे पैसे देने से मना करके धमकाता है, तो स्कार्फ भी ल्यूक केज का नाम लेकर कॉटनमाउथ का मजाक बनाने लगता है, जिसके बाद दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसमें कॉटनमाउथ स्कार्फ की गन से ही उसे शूट करके वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि स्कार्फ को गोली लग चुकी थी और एक आदमी ने उन्हें लड़ते हुए देख लिया था। इधर कॉटनमाउथ की बहन मारिया जब इंटरव्यू
देने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करवा रही थी, तब ल्यूक उसे भी उसके किए गए करप्शन के लिए धमकाने जाता है। इसके बाद वो फिश के साथ बैठकर क्लेयर के रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था तो उसकी मुलाकात वहाँ क्लेयर से होती है। अब ल्यूक को क्लेयर याद नहीं थी, लेकिन जब वो उसे बताती है कि डेयर डेविल वाले कांड में उसने उसकी मरहम पट्टी की थी तो ल्यूक को याद आ जाता है। अब क्लेयर की हॉटनेस देखकर फिश उन दोनों को अकेले छोड़कर वहाँ से चला जाता है। क्लेयर भी ल्यूक को बता रही थी कि उसे भी अब सुपर ह्यूमंस की मदद करके लोगों की भलाई करनी है, लेकिन ल्यूक उसे किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। पर क्लेयर भी उसके पीछे पीछे निकल जाती है। उधर कॉटनमाउथ ने अपनी बहन मारिया को बता दिया था कि उसने इस स्कार्फ को गोली मार दी है। ये सब जानकर मारिया उसे बहुत कुछ सुनाती है, लेकिन बाद में कॉटनमाउथ को इस मुसीबत से निकालने के लिए वो मान गई थी। वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस डिपार्टमेंट वालों को स्कार्फ के बारे में पता चलता है कि उसने गन्स वाली वैन चुरा ली है तो सभी ऑफिसर स्कार्फ की तलाश में जुट गए थे। इसमें मिस्टी अपने एक्स हस्बैंड के साथ स्कार्फ के घर जाकर छानबीन करती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता तो वो दोनों स्कार्फ की बिल्डिंग के बाहर ही कार में बैठ के उसके अपार्टमेंट पे नजर रखने लगते हैं। इधर जब ल्यूक क्लेयर के साथ बार्बर शॉप पे आता है तो उसके अंदर स्कार्फ घायल अवस्था में मिलता है। अब क्लेयर स्कार्फ के अंदर से गोली निकालकर उसकी जान बचा लेती है। ल्यूक जब उससे पूछता है कि चिको को किसने मारा तो स्कार्फ कबूल करता है कि उसी ने चिको को मारा। ये सुनकर ल्यूक उसे मारना चाहता था, लेकिन वो खुद को किसी तरह से रोक लेता है और उसे ऐसे ही छोड़कर वहाँ से जा रहा था। तब स्कार्फ उसे रोकता है कि उसके घर पर कुछ ऐसे सबूत मिलेंगे जिससे कॉटनमाउथ जेल जा सकता है, इसलिए ल्यूक उन सबूतों को लेने स्कार्फ के घर चला जाता है, जहाँ नीचे मिस्टी और कैप्टन ताक लगाए हुए थे। और जब तक उन्हें एहसास होता है कि कोई स्कार्फ के अपार्टमेंट में है, तब तक ल्यूक वो डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ से निकल लेता है। अब वापस आकर वो अपने साथ स्कार्फ और क्लेयर को ले जाने लगता है, क्योंकि उसके पीछे कॉटनमाउथ के बंदे पड़े थे। कॉटनमाउथ के बंदों को इनकी वैन दिख जाती है और वो सब उनकी वैन पे अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। अब इस दरमियान स्कार्फ की तबीयत भी खराब हो रही थी, इसलिए वो वैन को गली में पार्क करके वहाँ से दीवार तोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी कॉटनमाउथ के बंदे उन पर गोलियां चला रहे थे तो ल्यूक वहीं रुककर उनकी पिटाई करने लगता है। अब दूसरी तरफ मिस्टी को पता चल जाता है कि कैप्टन भी कॉटनमाउथ के लिए काम करता है, तो वो उससे लड़ाई करके वहाँ से ल्यूक और स्कार्फ को बचाने के लिए भागती है। अब जैसे ही क्लेयर और स्कार्फ रोड पर आते हैं, वैसे ही उनको कार उड़ाने वाली थी, लेकिन कार के आगे ल्यूक आ जाता है और उस कार के चिथड़े उड़ जाते हैं। इन्हीं सब के दरमियान मारिया इंटरव्यू दे रही थी, जिसमें वो सब मारिया से बहुत ही ज्यादा तीखे सवाल पूछने लगते हैं। इसी में वो मारिया का नाम कॉटनमाउथ से जोड़ देती हैं, तो उसकी और ज्यादा फटने लगती है, इसलिए वो उनको वहाँ से निकाल देती है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि कॉटनमाउथ को स्कार्फ के मर्डर केस में पकड़ लिया गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कार्फ मर गया है और मिस्टी गुस्से में कॉटनमाउथ को गिरफ्तार करके ले जा रही है। और वहीं पर अब ल्यूक खुश था कि उसे कॉटनमाउथ से नहीं लड़ना पड़ेगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है और मैं आपको बता दूं कि कॉटनमाउथ वापस से आजाद होगा, और कैसे आजाद होगा ये जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।